नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। निरसा में अवैध उत्खनन का खेल, कापा सारा में धंसा चाल, 4 के दबे होने की आशंका। जामाडोबा में सड़क हादसा, हाइवा की चपेट में युवक गंभीर, मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों का बवाल। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, मंत्री ने कहा अब चाहिए स्थायी समाधान। धनबाद में आपका बड़ा अभियान, SSLNT अस्पताल शुरू कराने और हर वार्ड में डिजिटल स्कूल की मांग। पानागढ़ प्रीमियर लीग की शुरुआत, मैदान में युवाओं का दिखा उत्साह। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। निरसा के ECL मुगमा एरिया के बंद पड़े कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल गिरने से 4 व्यक्तियों के दबे होने की सूचना सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना रविवार की अहले सुबह की बताई जा रही है। घटना के बाद से कापासारा आउटसोर्सिंग में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुहाने के पास मजदूरों के कपड़े मिले हैं। स्थानीयों ने बताया कि इस बंद पड़े आउटसोर्सिंग में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक अवैध उत्खनन करते हैं। आज इसकी जानकारी हुई तो लोग उपस्थित हुए। वैसे कितने लोग दबे हैं इसकी सूचना नहीं है। यहाँ के आसपास के और कुछ बाहरी लोगों के सहयोग से यह अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आज की इस घटना में 4 लोगों के अंदर दबे होने की सूचना मिली है। सूचना पर कुछ के परिजन आए थे, लेकिन कोयला माफियाओं ने उन्हें कहीं छिपा कर रखा है। अगर मुहाने की सफाई कर मलबा को हटाया जाए तो अंदर फंसे मजदूर घायल होंगे तो अवश्य बाहर आएंगे। फिलहाल आधा घंटा पहले जानकारी मिला जी यहाँ चाल धस गया है और चाल धसने का कारण बहुत आदमी अंदर है, वो सब मर गया है। लेकिन फिलहाल अभी बोल रहा बंगाल से भी कुछ है और यहाँ का लोकल भी है कुछ। कितने लोग के दबे होने की सूचना है? दबे ना हो तो बहुत है अंदर, लेकिन मरने का 4 गो सूचित हो रहा है। क्या उसके परिजन आए हैं? हाँ, परिजन आया था, यहाँ पर रो भी रहा था, लेकिन कहाँ ये लोग कहाँ छुपा दिया हमको पता नहीं। कब से वो हाँ अंदर लाश भी है, अगर ECL जांच करेगा तो लाश मिल जाएगा। क्या सुरक्षा गार्ड नहीं रहते हैं क्या? गार्ड रहते, गार्ड तो रहते हैं। गार्ड लोग का चाहे 100-200 रुपया दे देता है, गार्ड उतरने के लिए दे देता है। धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा कोऑपरेटिव कॉलोनी के पास तेज रफ्तार हाइवा ने 25 वर्षीय हीरा पंडित को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने हाइवा और चालक को रोक लिया। उनकी मांग है कि घायल को बेहतर इलाज और परिवार को मुआवजा दिया जाए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विरोध के कारण चालक को हिरासत में नहीं ले सकी। हाइवा चालक ने बताया कि दूसरे वाहन को बचाने के दौरान हादसा हुआ। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक हाइवा वाहन की आवाजाही बंद रहेगी। मेरा हाइवा से बाइक वाला को लग गया, वो गिर गया, उसका हाथ में हाथ डैमेज हो गया उसका। किसका गाड़ी चलाते हैं आप? दिलीप सिंह। कहाँ से कहाँ? दिलीप सिंह का ये माल लोड़ा का है, मोदी से जामाडोबा। तो अब क्या कर रहा है? यहाँ पब्लिक का भीड़ लगा हुआ, पुलिस आई थी, क्या बोला? चले जाने के लिए नहीं जाने दिया। क्या मांग कर रहा है यहाँ का पब्लिक? वो तो सर हमको कभी पता नहीं है, वो तो हम बोल नहीं सकते, वो तो मेरा मालिक बताइए। अच्छा, इलाज उसका चल रहा है? वो तो लोग लेके गया है। अपनी गलती मान रहे हैं आप? गलती हुआ? सर हम मान रहे हुआ गलती। स्पीड था आपका हाइवा? नहीं, गाड़ी स्पीड नहीं था। स्पीड नहीं तो हादसा कैसे हो गया? बाएं तरफ से बाइक वाला ओवरटेक कर रहा था, इसीलिए हमको दहना दबना पड़ा। देवघर में आज झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने श्रावणी मेले की तैयारी की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हर साल अस्थायी इंतजाम करने के बजाय अब स्थायी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि देवघर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और सरल सेवाएं मिल सके। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से नई सुविधाएं जोड़ने और मौजूदा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाने के सुझाव भी लिए। का सोच यह था कि हम लोग अब परमानेंट स्ट्रक्चर में जाएं, हम लोग उन संरचनाओं के निर्माण में लगें जो हर साल लगाने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा विचार इस श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत अगस्त माह में ही आने का था, लेकिन व्यस्तता के चलते और अन्य कारणों के चलते मैं विलम्ब से पहुंच पाया। लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने बैठक की है, बहुत सारे विषयों को हम लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से समझा जो ग्राउंड पर थे, चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये उनके विचार सुने और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके विचारों को संकलित करते हुए हम लोग जो सुझाव आए हैं उसके अनुरूप काम करके अगले श्रावणी मेला को और सुचारू, सुगम और श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर अनुभव का कारण बनाना चाहते हैं। क्या क्या सर अस्थायी संरचना जो डेवलप? बहुत सारी चीज़ें हैं, इस संबंध में आपको जिला प्रशासन के द्वारा ब्रीफिंग मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी धनबाद जिला कमेटी की ओर से रविवार को पुराना बाजार में SSLNT अस्पताल को पूरी तरह चालू कराने और हर वार्ड पंचायत में स्मार्ट डिजिटल स्कूल की स्थापना की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी सहमति दर्ज कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जनता को मूलभूत जरूरतों को पूरा कराना हो तो अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर और दोनों बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान में आकर के आप अपना हस्ताक्षर करें और ये इसलिए कि वर्षों से पड़े SSLNT हॉस्पिटल आज तक बंद है। 75 साल हो गए, वोट आपका लिया और चले गए। आपका सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल बंद है, क्या इसको चालू होना? पानागढ़ प्रीमियर लीग का शुभारंभ रविवार को पानागढ़ बाजार खेल मैदान में हुआ। 19 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में काक्षा और आसपास के खिलाड़ियों को मिलाकर 12 टीमें बनाई गई हैं। कुछ महीने पहले IPL की तर्ज पर खिलाड़ियों की नीलामी की गई थी। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी, पल्लवी बैनर्जी, बैशाखी बैनर्जी और थाना प्रभारी प्रसून खान ने किया। दोपहर में अभिनेत्री कौशानी मुखर्जी भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंची। इस दौरान विश्वनाथ बावरी ने कहा कि यह लीग युवाओं को मोबाइल से दूर कर खेल के मैदान तक ला रही है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को भी खेल के लिए प्रेरित करने की अपील की। PPL अब स्थानीय स्तर पर बेहद लोकप्रिय हो चुका है। খুবই ভালো লাগছে। এটা আমাদের চতুর্থ বর্ষের খেলা পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ। যারা এর উদ্যোক্তা, প্রেসিডেন্ট সহ কমিটির যারা মেম্বার রয়েছে প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই কারণে কি এদের প্রিপারেশন আজকে নয়, এই খেলার জন্য প্রায় 3-4 মাস আগের থেকে তারা প্রিপারেশন নিয়েছে যাতে সুন্দর করে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এবং এর মাধ্যমে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত বা সাব ডিভিশন রয়েছেন, আসানসোল বা মানে দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে যতগুলি প্লেয়ার আছে ওনারা চেষ্টা করেছেন সবাইকে এর মধ্যে ইনভলভ করার এবং এর মাধ্যমে যেটা বার্তাটা ওনারা চেষ্টা করছেন পৌঁছানোর যে খালি মোবাইল নয় মাঠমুখী করে এবং খেলার মাধ্যমেও কিন্তু। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद कैदी खेमलाल महतो उर्फ खेलवा की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। दोपहर में तबीयत खराब होने पर उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां शाम तक उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। खेमलाल महतो दुष्कर्म के मामले में दोषी था और पिछले 2 वर्षों से सजा काट रहा था। वहीं मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि खेमलाल कई दिनों से बीमार थे, लेकिन जेल प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया। दामाद
टेकलाल महतो ने बताया कि 3 दिन पहले मुलाकात के दौरान खेमलाल बेहद कमजोर थे और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। बावजूद इसके जेल प्रबंधन उन्हें तत्काल अस्पताल नहीं ले गया। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते सही इलाज मिलता तो खेमलाल की जान बच सकती थी। जी, मैं बुधवार को मैं और मेरी सास मेरा ससुर से मिलने गए थे जेल के अंदर। वो बात करने से बिल्कुल असमर्थ हैं, चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम 1 महीने के बाद उनसे मिलने के लिए गए थे। बात नहीं हो पा रही थी और न चल भी नहीं सक रहे थे और न बात करने पा रहे थे। उसके एक आदमी थे, वो पकड़ के लाए हुए थे, बोले कि जो भी बोलना है, वो पिंटू नाम करके लड़का था, जो भी बोलना है इसी को बोल दीजिए, ये हमको बाद में बता देंगे। फिर वही आदमी उसको पकड़ के ले गए जेल के अंदर। क्या लगता है, क्या ऐसी घटना हुई, कैसे ये घटना घटी, क्या लगता है? जी, सारा लापरवाही जेलर सुपरिटेंडेंट का है, जो जेल के अंदर जमेदार हैं, हवलदार हैं, सारा गलती उन्हीं लोग वहाँ के पुलिस प्रशासन का ही है। अगर मेरा ससुर को अगर सही सलामत बुधवार को या बुध को ही अगर इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए कराया जाता तो आज मेरा ससुर अभी कुछ नहीं होते। सारा गलत जेलर सुपरिटेंडेंट के है। हम यही जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जब मेरा पिताजी तबीयत ख़राब में थे तो उसी दिन अगर बेहतर इलाज के लिए अगर रिम्स या सदर या कहीं पे ले लिया जाता तो आज ऐसा स्थिति नहीं होता। और हम यही चाहते हैं कि जो वहाँ के जिला जितना पुलिस प्रशासन है उनकी लापरवाही से ये हत्या हुआ है। क्या चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि डीसी एसपी से जो है मेरा न्याय मिले, हमको यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और ये जांच कड़ी से कड़ी जांच। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक डबल सेंचुरी वाली जीत के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एनडीए की इस धमाकेदार जीत ने प्रदेश की राजनीति में नया माहौल बना दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार वासियों को संबोधित कर रहे हैं और इस चुनावी नतीजों को देश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ बता रहे हैं। उन्होंने अपने ताजा संबोधन में बिहार की जनता की सराहना करते हुए कहा कि मेरी माताओं, बहनों और नौजवानों ने आने वाले कई दशकों की राजनीति को मजबूत नींव दी है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस चुनाव में बिहार की जनता ने जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है, जो पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है। पीएम मोदी का यह बयान न सिर्फ बिहार के बदलते राजनीतिक माहौल को दर्शाता है, बल्कि आने वाले कई चुनावों की दिशा का भी संकेत देता है। आप भी सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। बिहार की माताएं, बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है दोस्तों। और जो राजनीति का अभ्यसु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। और मैं साफ मानता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। महागठबंधन को जहां इस बार सिर्फ 35 सीट मिली है, वहीं राजद महज 25 सीटों पर सिमट गई है। इसी बीच लालू प्रसाद की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि पार्टी के भीतर सवाल पूछने पर बदसलूकी की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया, अगर तेजस्वी, संजय या रमीज से सवाल पूछिएगा तो गाली मिलेगी।
यहां तक कि चप्पल से पीटे जाने की नौबत आ जाएगी। रोहिणी ने भावुक होते हुए यह भी कहा कि अब उनका कोई परिवार नहीं बचा है। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि लालू परिवार के भीतर एक के बाद एक दरार क्यों खुल रही है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।